देखो कल के जो टॉपिक था उसमें एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, है ना। हाँ एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। राइट सर। हाँ तो एल्केन ड्रॉबैक था उसमें, एक प्रॉब्लम थी वुड्स रिएक्शन में कि हम ऑड्स ऑड कार्बन के एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं कर। हाँ क्योंकि जैसे ही हमें ऑड कार्बन का एल्केन अगर बनाना होगा तो हमें टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करने वाले हैं। और हाँ जैसे ही हम टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स यूज करेंगे तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिनिमम मिलेंगे हाँ और उनका सेपरेशन टफ हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक मेथड है कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस हाँ रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से बेटर है। किस सेंस में बेटर है यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो कोरी हाउस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वुड्स रिएक्शन डज नॉट गिव गुड यील्ड्स ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब होता है ऑड कार्बन के, ठीक है। और हाँ However, हाँ Cori house reaction can be used to prepare both symmetrical and unsymmetrical alkanes in good. तो ये कोरी हाउस रिएक्शन का जो प्लस पॉइंट है वो क्या है कि आप कोरी हाउस रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स दोनों बना सकते हैं, मतलब इवन कार्बन के भी और ऑड कार्बन के भी। ऑड कार्बन के भी, ये दोनों आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ आपका एक प्लस पॉइंट है कोरी हाउस रिएक्शन का, पहली बार। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, इस रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड आपको लेना है और उसको सबसे पहले ट्रीट करना है लिथियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस ठीक। में। कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, उससे जो पहले बनेगा वो एल्काइल लिथियम बनेगा, यानी इसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है वो होता है एल्काइल लिथियम, ठीक है। ठीक है। हाँ मेन की वर्ड्स इसमें क्या है कि आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया और उसको ट्रीट किससे किया, लिथियम मेटल से। तो एल्काइल लिथियम ठीक बना है। सबसे पहले। इस हाँ लिथियम को सेकंड स्टेप में ट्रीट करेंगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। तो सेकंड कीवर्ड है आपका क्यूप्रस आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे। यहां से आपको लिथियम डाई एल्काइल कॉपर मिलेगा, ठीक है। ठीक। सेकंड स्टेप, उस लिथियम डाई एल्काइल कॉपर को फिर हम ट्रीट करेंगे किसी और एल्काइल हैलाइड से जो पहले वाले एल्काइल हैलाइड से सिमिलर भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले आपने यहाँ पर जो पहला एल्काइल हैलाइड ये जो लिया, मान लीजिए ये मिथाइल क्लोराइड लिया, ठीक है। हाँ तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक एल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, जो भी बनेगा प्रोडक्ट, जो भी मतलब क्या बनेगा, एल्काइल लिथियम बनेगा, उसको ट्रीट करेंगे CuI क्यूप्रस आयोडाइड से। यहाँ से लिथियम डाई ठीक। एल्काइल कॉपर मिलेगा, उसको ट्रीट करेंगे किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से। और वो दूसरा एल्काइल हैलाइड पहले वाले के सिमिलर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे पहले आपने मान लीजिए CH3Cl लिया, तो हाँ बाद में जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे तीसरे स्टेप में, वो CH3Cl भी हो सकता है और कोई अलग भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप ठीक। पहले जो एल्काइल हैलाइड लिया वैसा ही एल्काइल हैलाइड स्टेप 3 में सेम वही एल्काइल हैलाइड लेंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। और अगर तीसरे स्टेप में आपने एल्काइल हैलाइड बदल दिया तो आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा। तो इसीलिए दोनों के लिए यूज होता है। तो ये कीवर्ड्स हैं क्या क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। ठीक अब है। देखिए स्टेप वाइज देखेंगे तो क्या क्या कर रहा है, पहले जनरल वे में समझ लीजिए। सबसे पहले आपने एक एल्काइल हैलाइड लिया RX, जो प्राइमरी भी हो सकता हाँ है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी, किसी भी टर्शरी टाइप भी का हो हो सकता सकता है। है। इसको सबसे पहले ट्रीट किया लिथियम मेटल के साथ। हाँ तो यहाँ से मेन जो प्रोडक्ट बना वो बना RLi, जो भी यहाँ पर R होगा। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है तो यहाँ CH3Li, यहाँ C2H5 है तो यहाँ C2H5Li, ठीक है। ठीक। इसको कहेंगे हाँ एल्काइल लिथियम। मान लीजिए यहाँ CH3 है तो मिथाइल लिथियम, C2H5 है तो इथाइल लिथियम, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल लिथियम, RLi बना। ये आपका स्टेप नंबर 1 हुआ, ठीक है। ठीक। तो ये RLi बना, इसको स्टेप 2 में ट्रीट करेंगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। तो यहाँ से ठीक। R2CuLi बनेगा, जो भी यहाँ पर R है। मान लीजिए R यहाँ CH3 है तो CH3 होल ट्वाइस CuLi बनेगा। लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट कहते हैं या गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये है स्टेप ठीक। नंबर 2। अभी प्रोडक्ट नहीं बना। स्टेप 3 में जो आपके पास ये R2CuLi है, हाँ R2CuLi को किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड से हम ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो थर्ड स्टेप में एल्काइल हैलाइड लिया उसको R-X कह दिया, यहाँ पर RX है, ठीक है। हाँ हमने R-X ले लिया। ये जो R- है वो सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है R से।
लेकिन एक चीज जो ठीक ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो हमें R डैश में जो एल्काइल हैलाइड लेना है वो या तो प्राइमरी लेंगे या सेकेंडरी लेंगे या सेकेंडरी neutral। मतलब टर्शरी एल्काइल हैलाइड जनरली यहाँ पर नहीं यूज करते हैं। ठीक स्टेप 1 में आप यूज कर सकते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड, स्टेप 3 के लिए आप जनरली टर्शरी एल्काइल हैलाइड अवॉइड करेंगे। तो जो भी यहाँ पर R डैश लेंगे, अब देखिए दो एल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पर R प्रेजेंट है और एक यहाँ पर R डैश प्रेजेंट है, ये दोनों कनेक्ट होकर RR डैश एल्केन दे देंगे। ठीक, ठीक अब हाँ यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल है, यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल जुड़ेंगे तो इथेन मिल जाएगा। हाँ यहाँ मान लीजिए मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो मिथाइल इथाइल कनेक्ट होंगे तो प्रोपेन मिल जाएगा। हाँ तो आपको इवन कार्बन के भी एल्केन मिल सकते हैं और ऑड कार्बन के भी मिल सकते और हैं। के हाँ तो पहले स्टेप जरा अपने मन में इसको मेमोराइज करिए, ध्यान रखिए कि क्या क्या करना है। सबसे पहले एक एल्काइल हैलाइड लेना है जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी हो सकता है, पहले लिथियम के साथ, सेकंड स्टेप में CuI के साथ, और थर्ड स्टेप में आप कोई भी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम एल्काइल इसको हैलाइड। करके भी लिख सकते हैं। ठीक बात समझ में? इस जो स्टेप्स हैं, अगर हम इसमें बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम इसे हाँ 1 2 3 करके लिख सकते हैं। 1 2 3 मतलब कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा CH3Cl, ठीक है। हाँ मान लीजिए कोई कहता है कि इससे आपको प्रोपेन बनाना है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 करके लिख देंगे। 1 मतलब 1, सबसे पहले हम किसके साथ ट्रीट करेंगे इसको, लिथियम मेटल के साथ। लिथ हाँ सेकंड किसके साथ ट्रीट करेंगे, इंटरमीडिएट हम नहीं दिखा रहे ड्राई। हैं, ये डिटेल नहीं दिखा रहे हैं, CuI के साथ, ठीक क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। और तीसरे स्टेप में आपको और क्या करना है, जो भी इसमें जैसा एल्काइल हैलाइड के साथ। प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए आपको प्रोपेन चाहिए तो इसका मतलब इस मिथाइल में हमें इथाइल ऐड करना पड़ेगा। हाँ अभी तो 3 तो कार्बन यूनिट। C2H5। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लेंगे वो C2H5Cl लेंगे। और अगर मान लीजिए आपको हाँ यहाँ पर इथेन चाहिए प्रोडक्ट, इथेन, तो यहाँ पर आपको तो CH, CH3Cl। ठीक है। तो देखिए ये दो स्टेप हाँ तो आपके पास कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एल्केन क्या हाँ बनाना है, उसमें यहाँ पर एल्काइल हैलाइड डिसाइडिंग है कि आप कैसा एल्काइल हैलाइड लेंगे। क्लियर, यहाँ पर कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या साइक्लो भी ले सकते हैं। ठीक है टर्शरी जनरली अवॉइड करेंगे, स्टेप 3 के लिए टर्शरी अवॉइड करेंगे, ठीक ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ अब हाँ जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पर समझाया, जैसे हमने सारे स्टेप्स को ध्यान से देख लीजिए। स्टेप 1 में मैंने क्या लिया हुआ है, CH3Br। CH3Br। स्टेप 1 में देखिए हमने CH3Br ले रखा है, ठीक है ना। हाँ तो पहले ट्रीट किया लिथियम के साथ, हमें CH3Li मिला, मिथाइल लिथियम कहते हैं। हाँ फिर उस ठीक मिथाइल लिथियम को हमने CuI के साथ ट्रीट किया तो CH3 होल ट्वाइस CuLi बना, हाँ लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट, ठीक ठीक है। और उस लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट को स्टेप 3 में देखिए, मैंने दो स्टेप दिखाए, अगर हम इसको CH3Cl से ट्रीट कर दें तो यहाँ पर जो R है और जो यहाँ R है वो ऐड हो जाएंगे, तो CH3CH3 ऐड होंगे नहीं, तब हमें इथेन मिलेगा। लेकिन स्टेप 3 में अगर हम C2H5Cl ले लें इसके साथ, तब CH3 और CH5 ऐड होंगे, तब हमें प्रोपेन मिलेगा। ठीक ठीक है यही बात है। स्टेप 3 को ध्यान से देखिए, स्टेप 3 तो कॉमन, स्टेप 3 में अगर हमें इथेन बनाना होता तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ CH3Cl लिया, और अगर हमें हाँ प्रोपेन बनाना होता तो यहाँ CH3 है, हमने यहाँ पर C2H5 ले लिया, तो CH3 और C2H5 मिलकर आपके प्रोपेन बना लिया। अगर हाँ मान है लीजिए हमें ब्यूटेन बनाना होता, थोड़ी देर के लिए ब्यूटेन बनाना होता, तो इसी स्टेप में यहाँ पर हमें ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ मिल रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तो इसका मतलब हम 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल ग्रुप ले लें या प्रोपाइल हैलाइड ले लें, ठीक है क्लियर हो गया कि नहीं स्टेप? हाँ तो क्लियर हो गया ये पूरा प्रोसेस। हाँ अब मैं जरा स्क्रीन से हटा रहा हूँ, अब ये अब स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं? सारे स्टेप्स। हाँ बताओ क्या क्या करना है आपको। तो हाँ 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 मैं अच्छे से समझाऊंगी, सुनिए। कोई एल्काइल हैलाइड होगा, वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग डाई इथाइल ईथर से ट्रीट करेंगे। डाई इथाइल ईथर से लिथियम के नहीं प्रेस करेंगे, लिथियम से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई हाँ इथाइल ईथर। हाँ लिथियम से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, तो वो कोई एल्काइल लिथियम बनाएगा, है ना। क्या? हाँ फिर उसको
क्यूप्रिक आयोडाइड से, CuI, हाँ हाँ, फिर क्यूप्रस आयोडाइड से ट्रीट करेंगे तो वो लिथियम एल्काइल क्यूप्रेट बनाएगा। ठीक है, फिर उसको एल्काइल हैलाइड से वापस से ट्रीट करेंगे। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ले सकते हैं, पर टर्शरी अवॉइड करते हैं हम लोग, उससे और कोई अब आपको जो एल्केन प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एल्काइल ग्रुप स्टेप 3 में सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप स्टार्टिंग से मिथाइल हैलाइड लेकर चल रहे थे और आपको लास्ट में प्रोपेन चाहिए, तो 2 कार्बन और ऐड करने, तो स्टेप 3 में इथाइल हैलाइड लेंगे, ठीक है ना। हाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरी हाउस रिएक्शन है, इसके रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये वुड्स रिएक्शन से बेटर है, क्योंकि आप इसमें सिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकते हैं। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अभी हम देखो एल्काइल हैलाइड से ही हम एल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। जैसे एक था ग्रिग्नार रिएजेंट के थ्रू, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते थे, तो पहले RMgX बन रहा था ग्रिग्नार रिएजेंट, याद है ना। हाँ और हाँ उस हाँ ग्रिग्नार रिएजेंट को जब हम ट्रीट करते हैं किसी एक्टिव हाइड्रोजन के सोर्स से, एक्टिव हाइड्रोजन के सोर्स में हमें वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई भी एल्काइन, कोई ऐसा एल्काइन हो सकता है जिसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, ठीक है। तो हम करस्पॉन्डिंग एल्केन बना सकते हैं, जो भी ग्रिग्नार रिएजेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बना सकते हैं। तो वाया ग्रिग्नार रिएजेंट भी एक मेथड था। इसके अलावा आपके पास वुड्स रिएक्शन एक मेथड है, कोरी हाउस एक मेथड है। ये सब एल्काइल हैलाइड से ही स्टार्ट करके आप एल्केन बना रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का एक और मेथड है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी सीधे सीधे आप एल्काइल हैलाइड को क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो एल्केन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। एक मेथड ये भी है कि एल्काइल हैलाइड को आप रिड्यूस कर दीजिए। अब रिड्यूस किसके साथ करेंगे, उसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए। तो जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वो Zn जिंक प्लस एसिटिक एसिड का मिक्सचर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, Zn प्लस CH3COOH। या दूसरा ऑप्शन है Zn प्लस HCl, या तीसरा ऑप्शन है Zn प्लस NaOH, ठीक है। या चौथा ऑप्शन है Zn कॉपर कपल। Zn कॉपर कपल का मतलब Zn और कॉपर को मिलाकर एंड अल्कोहल, मतलब Zn प्लस अल्कोहल। तो ये भी एक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आई नहीं। हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसके साथ, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn प्लस HCl ले सकते हैं, Zn प्लस एसिटिक एसिड ले सकते हैं, Zn प्लस NaOH ले सकते थे, ठीक है, क्लियर। Zn प्लस कोई अल्कोहल ले लें हम, जैसे Zn प्लस C2H5OH ले लें। ये सब Cu कपल मतलब फिर से बताइएगा, क्या चीज। Cu कपल मतलब, Cu कॉपर कपल का मतलब, Zn और Cu कपल का मतलब है अकेले जिंक नहीं लेंगे, जिंक के साथ थोड़ा सा कॉपर भी मिला लेंगे, एलॉय जैसे बनाते हैं, मेटल एलॉय, ठीक है ना। तो जिंक कॉपर का कपल लेंगे, जिंक कॉपर को मिक्स करके और अल्कोहल के साथ लेंगे, मतलब Zn प्लस C2H5OH कह सकते हैं उसे हम। इसलिए करें रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या यूज करेंगे वो आपको ध्यान देना। जिंक प्लस एसिटिक एसिड हो सकता है ना, या जिंक, या फिर जिंक प्लस HCl हो सकता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। या जिंक प्लस NaOH, अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ये भी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकता है। दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। या जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल, ठीक है, कोई अल्कोहल जिंक के साथ ले लें, जैसे कॉमन अल्कोहल में आप C2H5 अल्कोहल, इथेनॉल जिसे कहते हैं आप, C2H5OH, ये भी ले सकते हैं। तो Zn प्लस C2H5OH है तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, आपके पास CH3Cl है, क्लोरोमीथेन, ठीक है। रिडक्शन बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब इसको आपने ट्रीट किया Zn और H+। का मतलब होता है कि कोई भी एसिड, H+ बेसिकली कम्स फ्रॉम एसिड, यानी यहाँ पर हमने कोई एसिड लिया, चाहे वो एसिटिक एसिड लें, चाहे हम HCl लें, मतलब Zn प्लस HCl यूज कर रहे हैं या Zn प्लस एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो उसको
जनरली एसिड को डिनोट करने के लिए हमने H+ लिख दिया, ठीक है। ठीक। तो हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट ही हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये इट कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का रोल क्या है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, और वो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा, जो भी एल्काइल हैलाइड है। रिड्यूस कैसे करेगा? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो देखिए यहाँ पर आके ऐसे ऐड होगा। अब जब ऐड होगा तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये हो गया CH4, हाँ। अपना करस्पॉन्डिंग एल्केन बन गया, और यहाँ से हो गया आपके पास HCl, ठीक है। जो HCl, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हाँ। प्रोवाइड करेगा वो हाइड्रोजन इस तरह से जाके अल्काइल हैलाइड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड किस में चेंज हो गया? अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन में। जैसे CH3 था तो CH4 में। ठीक। यहाँ पर देखिए C2H5Cl है, तो जब आप उसे रिड्यूस करेंगे तो C2H5 का करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या बनेगा? C2H6 यानी इथेन, इथाइल से C2H6, हाँ। इथेन। अगर यहाँ पर प्रोपाइल हैलाइड है तो रिडक्शन के बाद प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। तो जो भी अल्काइल हैलाइड है उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन फॉर्म हो जाएगा जब आप उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट में जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आपको यहाँ पर यूज करना है वो Zn+HCl, Zn+ एसिटिक एसिड, Zn+NaOH या Zn+ इथेनॉल, ठीक है। ये कॉमन है। हाँ। क्लियर हो रहा? नहीं? हाँ। अब देखिए इसमें कभी कभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा डिटेल पूछ लेते हैं। तो इसमें अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के एक्शन की बात करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट किस मैकेनिज्म के थ्रू एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर रहा है, तो उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है, पहला ये कि जब हम जिंक और कोई एसिड यूज कर रहे हैं, वो एसिड कुछ भी हो, एसिटिक एसिड हो या वो एसिड HCl हो, अगर हम जिंक को किसी एसिड के साथ मिक्स करके यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, या जिंक कॉपर कपल और इथेनॉल यूज कर रहे हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों ही केसेस में जो रिडक्शन हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है एंड नॉट बाय नेसेंट हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है कौन कौन से? Zn+ एसिटिक एसिड, Zn+ HCl, Zn+ C2H5OH, ठीक। हाँ। इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स में जो रिडक्शन हो रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू वो रिड्यूस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स को, नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, या तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिड्यूस करते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, जो अपने एटॉमिक स्टेट में हो, एटम की स्टेट में हो। तो ये जो तीन रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है ना, Zn+HCl, Zn+ एसिटिक एसिड, Zn+ C2H5OH, इनका जो रिडक्शन, जो इनका एक्शन है, जो इनका नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर, वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है, नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चौथा एक रिड्यूसिंग एजेंट Zn+NaOH जो था, ठीक है ना, तो Zn, हाँ, जो Zn+NaOH वाला रिड्यूसिंग एजेंट है उसका जो रिडक्शन एक्शन है वो नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू है। तो जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, जैसे 4 ऑप्शंस दे दें कि इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस करता है, हाँ, और मान लो उस ऑप्शन में यही आ गए Zn+HCl, Zn+ एसिटिक एसिड, Zn+ C2H5OH एंड Zn+NaOH, ऐसे हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा Zn+NaOH। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है इसका रिडक्शन, इसका जो एक्शन है वो नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू है, जबकि बाकी तीन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उनका जो रिडक्शन एक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है, ठीक है। हाँ। और एक बात अगर हम मैकेनिज्म लेवल पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो एक बात और समझना है यहाँ पे कि जैसे जब हम Zn को यूज कर रहे हैं तो Zn पहले आयनाइज होता है Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है,
ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया यही इलेक्ट्रॉन एल्काइल हैलाइड गेन करेगा। अब देखिए जब जिंक को किसी एसिड के साथ आप यूज करेंगे मिक्स करके तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यही हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो रिड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करता है जो उसने रिलीज किया, RX यानी एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पर देखिए X माइनस बना हैलाइड आयन, प्लस R बना विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल बना। देखिए इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये मैकेनिज्म किस इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बन रहा है इस रिएक्शन में RX से वो एक एल्काइल हैलाइड बन रहा है। अगर हम ये पूछ लें कि जो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हम कर रहे हैं वो रिडक्शन किस इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है, और ऑप्शन में कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बोएनायन ये सब दे दें आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल बन रहा है स्टेप 2 में। ये जो फ्री रेडिकल बना है स्टेप 2 में R फ्री रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो गया था और एक दूसरा एक यहाँ, तो यहाँ पर बना आपके पास एक इंटरमीडिएट बना R माइनस। ठीक है, यहाँ पर R माइनस यानी कार्बोएनायन बना अगले स्टेप में। फ्री रेडिकल के बाद कार्बोएनायन, ठीक, और उस कार्बोएनायन ने H प्लस गेन किया। ये H प्लस कहाँ से आया, एसिड से। ठीक, जो जिंक के साथ आपने HCl यूज किया था या जिंक के साथ जो आपने एसिडिक एसिड यूज किया था या इथेनॉल यूज किया था वहां से H प्लस आया। ठीक है, तो जब इस R माइनस को H प्लस मिला तो ये अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन यानी RH में चेंज हो गया, ठीक, एल्केन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई एसिड, और अगर एसिड की जगह अगर आपने इथेनॉल यूज किया हुआ है, Zn प्लस इथेनॉल का कॉम्बिनेशन लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इथेनॉल भी इसको वही H प्लस रिलीज करेगा, RH मिलेगा और C2 स्टेप वो माइनस अलग हो जाएगा। तो बेसिकली जो इसमें ध्यान देना है वो ये क्या कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन RX को मिल रहा है। वहां से आपके पास R फ्री रेडिकल, जैसे हम R की जगह यहाँ पर कोई ग्रुप ले लें, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप ले लें, CH3Cl ले लें, तो CH3Cl से पहले CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल से CH3 माइनस बनेगा, मिथाइल कार्बोएनायन, और मिथाइल कार्बोएनायन फिर H प्लस गेन कर लेगा तो CH4 बना देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ये क्वेश्चंस और आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक नोट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ये कि जैसे अभी जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर यूज किए हैं कौन कौन से, जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस इथेनॉल। इसके अलावा अगर हम चाहें तो एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन्स में रिड्यूस करने के लिए और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प ले सकते हैं। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू भी रिड्यूस कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स को। NaBH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स के रिडक्शन के लिए। और PH होल थ्राइस SNH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड इसे कहते हैं, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड TPH भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो यहाँ जो PH ये फिनाइल देख रहे हैं ये बेसिकली बेंजीन रिंग है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, तो यानी ये 10 मेटल है, इससे 3 बेंजीन रिंग और एक तरफ H बॉन्डेड है। ये भी तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और ये भी एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन में रिड्यूस करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है तीनों में कुछ लिमिटेशंस है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए। टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स अगर हमारे पास हैं और उसको एल्केन में रिड्यूस करना है तो LiAlH4 का यूज नहीं करते हम। ठीक है, NaBH4 की लिमिटेशन सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स तक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव नहीं है ये। क्लियर? और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को करस्पॉन्डिंग एल्केन में उनके एल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब अगेन जैसे क्वेश्चन आ गया LiAlH4 है, NaBH4 है या PH होल थ्राइस SNH है। जैसे मान लीजिए LiAlH4 आ गया, अब क्वेश्चन आ गया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दे देंगे और पूछेंगे कौन सा एल्काइल हैलाइड है जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें अगर कोई टर्शरी टाइप का एल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन टर्शरी नेचर ऑफ कार्बन से बॉन्डेड है तो उस एल्काइल हैलाइड के लिए LiAH4 का जनरली हम यूज नहीं करेंगे।
ठीक है। NaBH4 है तो प्राइमरी नेचर का जो एल्काइल हैलाइड आपको ऑप्शन में दिखेगा उसके लिए हम यूज नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस यूज करने नहीं के कर, लिए। हाँ ठीक। और टिन, ये अगर आपके पास पीएच होल थ्राइस SNH है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, तो इसको आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, किसी भी टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए। हाँ तो अब देखिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई। Zn प्लस HCl, बहुत ज्यादा Zn बड़ी हो प्लस गई। एसिटिक एसिड, Zn प्लस हाँ C2H5OH, Zn प्लस NaOH, LiAlH4, हाँ NaBH4, पीएच होल थ्राइस SNH। ठीक है, हाँ इनमें से किसी को आप यूज करेंगे तो एल्काइल हैलाइड से आपको एल्केन मिल सकता है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। आप देखिए उस रिडक्शन, जो पहले हमने रिडक्शन के लिए सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े, उसके अलावा अब एक और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास HI प्लस रेड पी, रेड फॉस्फोरस। हाँ तो एल्काइल आयोडाइड्स को एल्केन्स में रिड्यूस करना है तो इस रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्काइल आयोडाइड्स को एल्केन में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए RI, कोई भी एल्काइल आयोडाइड है, हमने RI लिखा है प्लस HI के साथ, जब उसे रिड्यूस करेंगे, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, या तो वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिएजेंट को हाँ या इलेक्ट्रॉन। तो ये जो HI है वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है किसको, RI को, यानी एल्काइल आयोडाइड को, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, RH, एल्केन में। ठीक। बाय प्रोडक्ट में क्या बना, I और I, I2। ठीक, जैसे CH3I है तो इस CH3 को ये हाँ H मिल गया, ये हो गया CH4। हाँ मिथाइल आयोडाइड से मिथेल, ऐसे ही इथाइल मीथेन, आयोडाइड हाँ से इथेन। इथेन प्लस I2। वो जो रेड ठीक। फॉस्फोरस हम साथ में यूज कर रहे हैं, देखिए HI के साथ जो रेड फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं हम लोग, उस रेड हाँ फॉस्फोरस का यही यूज है, जो यहाँ पर I2 बन रहा है ना, इस हाँ I2 को रिमूव करना। अब देखिए रेड फॉस्फोरस का ठीक। रोल यहाँ शुरू होता है। जो हम रेड ठीक। फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं वो जैसे ही I2 यहाँ पर रिलीज हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट, रेड फॉस्फोरस ने हाँ उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, Pi3 में। 2Pi3। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड में। क्यों कन्वर्ट, अगर नहीं कन्वर्ट करते तो जो आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट होता वो फिर इससे रिएक्ट करता वापस प्रोडक्ट से, और हाँ इससे रिएक्ट करके रिएक्शन को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आता। ठीक है, अगर हाँ आयोडीन उस रिएक्शन में प्रेजेंट रहता एज अ बाई प्रोडक्ट, तो जो एल्केन हाँ बन रहा है उस एल्केन पे आयोडीन फिर अटैक करता और रिएक्शन रिवर्स हो सकती थी। ठीक है। उस पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए हमने रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है। इस रेड फॉस्फोरस का काम ये है कि जैसे ही आयोडीन बनेगा, उस हाँ आयोडीन को वो रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करके Pi3 में चेंज कर देगा, तो रिएक्शन के रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, ये सब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि इसका रोल क्या है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि रेड फॉस्फोरस का रोल क्या है। ठीक है, तो रेड हाँ फॉस्फोरस का रोल है बेसिकली उसको आयोडीन को कन्वर्ट करना Pi3 में। और क्यों कन्वर्ट करना, ताकि रिवर्सिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम ना रहे। हाँ ठीक है, हाँ अब देखिए इतने सारे मेथड्स एल्काइल हैलाइड से कन्वर्ट करने के। इसके अलावा एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स कन्वर्ट करने के कुछ और भी मेथड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जैसे एक फ्रेंड रिएक्शन है, फ्रेंड रिएक्शन को हम लोग इंटरनल वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये फ्रेंड रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 हैलोजन एटम है, जैसे ये वाला है, हाँ अब इसमें 1 पोजीशन पे भी क्लोरीन है और 3 पोजीशन पे भी क्लोरीन है। ठीक है ना, हाँ तो जब हाँ इसको आप जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये लाइक वुड्स रिएक्शन है, जिंक के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों जिंक के साथ रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन को वैलेंसी का लॉस हुआ तो ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो एक साइक्लिक कंपाउंड आपको मिल जाएगा लाइक दिस, साइक्लोप्रोपेन। बात समझ में कैसे, हाँ और ZnCl2, तो ये इंटरनल वुड्स रिएक्शन कहते हैं इसको। इंटर्न, ठीक। ये फ्लुएंट रिएक्शन भी अगर कभी आता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो फ्लुएंट रिएक्शन इंटरनल वुड्स रिएक्शन है, और इसमें अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड ले रखा है जिसमें 2 हेलोजन एटम्स हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो हेलोजन एटम जिंक के साथ रिएक्ट करके एलिमिनेट हो जाएंगे और इंटरनल ही एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों कार्बन के बीच में, तो
इसमें हमेशा साइक्लिक एल्केन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो साइक्लोएल्केन बन रहा है। ऐसे ही एक और रिएक्शन है जो कभी कभी यूज होती है, वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन इज सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, बस अंतर क्या है, जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या था, यहाँ पर RX यानी एल्काइल हैलाइड के हमने मॉलिक्यूल्स लिए 2 मॉलिक्यूल्स, और किसके साथ ट्रीट किया था वुड्स रिएक्शन में, सोडियम मेटल के साथ, याद है। हाँ, अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या है, सोडियम की जगह यहाँ पर जिंक ले लेते हैं बस, जिंक बाकी के सब कुछ साथ। नहीं है। जिंक के साथ ट्रीट करेंगे, वही RR करके एल्केन मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाँ, C2H5Br को हमने जिंक के साथ ट्रीट किया तो हमें C2H5 मतलब ब्यूटेन मिला, हाँ, ठीक है, प्लस ZnBr। अंतर इतना है कि यहाँ पर हम पहले Na ले रहे थे, सोडियम ले रहे थे। वुड्स रिएक्शन में, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में फ्रैंकलैंड रिएक्शन में सोडियम की जगह हम जिंक मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये भी सिमेट्रिकल हाँ, एल्केन्स बनाने के लिए मेथड है। ठीक। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से बात करेंगे तो ये 2 और मेथड हम कह सकते हैं। फ्लुएंट रिएक्शन का तो बहुत लिमिटेड यूज है क्योंकि वो साइक्लो एल्केन्स के लिए केवल है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी एक रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का, जो सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन है, बस इसमें सोडियम बस मेटल की Zn। जगह जिंक मेटल का यूज होगा। ठीक है। क्लियर। हाँ, तो इतने सारे मेथड्स बेसिकली हैं एल्काइल हैलाइड से एल्केन्स प्रिपेयर करने के। देखिए अगर हम समराइज करें या आप थोड़ा सा रिवाइज करें अपने मन में, तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के कितने तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं। सब टॉपिक्स के हिसाब बहुत से सारे। बात करें तो वाया ग्रिग्नार रिएजेंट एक तरीका ये है कि हम हाँ, RX यानी एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करके RMgX ग्रिग्नार रिएजेंट में चेंज करें, और ग्रिग्नार रिएजेंट को वाटर के साथ या किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन के सोर्स के साथ ट्रीट करके हम ट्रीट एल्केन में करें तो कन्वर्ट कर लेंगे। एल्केन। हाँ, दूसरा ऑप्शन फिर था वुड्स एल्काइल रिएक्शन। हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन, हाँ, तो भी हमें एल्केन मिल सकता था। तीसरा है कोरी हाउस रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। हाँ, है ना, जिसमें आप एल्काइल हाँ, हैलाइड को पहले लिथियम मेटल के साथ, लिथियम के साथ, फिर उसके बाद ड्राई था लीथर CuI के के साथ, साथ। क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, और फिर हाँ, किसी फिर सेकंड एल्काइल। एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल किसी भी टाइप का एल्केन आप बना सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। हाँ, इसके अलावा एल्काइल हैलाइड को डायरेक्ट रिड्यूस करके भी आप एल्केन बना सकते हैं। रिडक्शन। उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, Zn+HCl, हाँ, Zn+ एसिटिक एसिड, Zn प्लस Zn+ NaOH, NaOH, Zn+ Zn प्लस C2H5OH, कॉपर कपल। हाँ, LiAlH4, हाँ, NaBH4, NaBH4 ठीक है ना, ट्राइफिनाइल हाइड्राइड। भी। हाँ, और अगर एल्काइल आयोडाइड्स को रिड्यूस करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HI प्लस रेड फॉस्फोरस। हाँ, इसके अलावा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, हाँ, और जो फ्रंट सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन है बट इसमें सोडियम मेटल की जगह जिंक मेटल का यूज होता है। हाँ, तो ये सारे जितने भी मेथड्स हैं ये सब एल्काइल हैलाइड्स टू एल्केन के लिए, यानी इन सब में आप किसी एल्काइल हैलाइड को उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी अभी आपने एल्काइल हैलाइड से इतने मेथड्स पढ़े हैं, अब हम एसिड से एल्केन बनाने के सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होंगे, सब हेडिंग्स के थ्रू पढ़ेंगे। यानी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH जिसे कहते हैं हम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने में भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे एक डीकार्बोक्सिलेशन या इसको सोडा लाइन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा आपके पास है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस या कोलबेज प्रोसेस, ठीक है, ये भी एसिड से एल्केन बनाने के लिए है। क्लियर हो गया, ठीक है नहीं? हाँ। क्या वो मेथड ज्यादा लग रहे हैं? टोटल कितने हैं? अरे कितने हैं वो तो सामने हम लोग पढ़ ही रहे हैं, घबरा क्यों रही हो? नहीं, पहले से बता दीजिए, प्रिपेयर्ड रहेंगे ना पूरे चैप्टर में कितने। बहुत सारे अभी बस खत्म होने वाले हैं, लेकिन केमिस्ट्री से भी परेशान होगी तो अभी तो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, बहुत सारे टॉपिक। चलो अब फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड से एल्केन बनाने में कितने मेथड्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन, एसिड से एल्केन बनाने के लिए।
देखिए हाँ यहाँ पर डी का मतलब होता है रिमूवल। कहीं पर भी केमिस्ट्री में जब डी आएगा तो उसका मतलब रिमूवल। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। हाँ डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ H2O। रिमूवल ऑफ H2O। हाँ डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक। डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। रिमूवल ऑफ हेलोजन। हाँ ठीक है, डी मीन्स रिमूवल। ठीक। तो अब हमारे पास एक टॉपिक है किसी एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करके, मतलब किसी एसिड में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके हम एल्केन बना सकते हैं। अगर ध्यान से समझो तो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? RCOOH, यही होता ना? COH। हाँ अगर हम इसमें से CO2 को रिमूव कर दें किसी तरीके से तो क्या बच गया? RH बचेगा। विच इज एन एल्केन। एल्केन। ठीक हाँ है, यही मेथड है, इसी को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यानी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देंगे तो हमें एल्केन मिल जाएगा। एल्केन मिल जाएगा। हाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम CO2 को रिमूव करेंगे तो CO2 के साथ एक कार्बन भी चला जाएगा। हाँ CO2 में तो कार्बन भी है ना। इसका मतलब ये हुआ हाँ कि हाँ जितने कार्बन हमारे पास इनिशियली एसिड के अंदर थे उससे एक कम कार्बन का ही हमें एल्केन एक मिलेगा कम इसमें। होगा। मतलब अगर हमारे पास हाँ 2 कार्बन का एसिड था, एसिडिक एसिड था, हाँ तो हमें एल्केन 1 कार्बन का यानी मीथेन मिलेगा। ठीक है। अगर प्रोपेनोइक एसिड है, 3 कार्बन का एसिड, इथेनोइक इथेन। इथेन। इथेन मिलेगा। ब्यूटेनोइक एसिड से हाँ स्टार्ट करेंगे प्रोपेन मिलेगा। तो प्रोपेन मिलेगा। तो इस डीकार्बोक्सिलेशन हाँ प्रोसेस में ऑलवेज जो प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन वो ऑलवेज पेरेंट एसिड से एक कम कार्बन का होगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि कम कार्बन क्यों? क्योंकि आप डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 जब एक सी भी रिमूव कर रहे चला हैं, जाएगा। CO2 के साथ तो एक कार्बन जाएगा ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ अब मेथड क्या जरा देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में करना क्या है? पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन हम कहते किसको हैं? ठीक, तो ठीक। डीकार्बोक्सिलेशन किसको कहते हैं जरा पढ़िए। The process of removal of a molecule of CO2 from an organic compound is called decarboxylation. ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से या किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से CO2 को एलिमिनेट करना, रिमूव करना। अब हाँ करेंगे कैसे? इस मेथड में क्या करना है पढ़िए। when a carboxylation acid is heated with soda lime at about 630 Kelvin, a molecule of CO2 is lost and an alkane with one carbon atom less than the carboxylic acid is formed. ठीक, तो आपके पास जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको ट्रीट करना है। इसमें की वर्ड है सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जो रिएजेंट है वो सोडा लाइम है जिसके साथ आपको ट्रीट करना है एसिड को। ठीक है, हाँ सोडा लाइम हाँ क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर 3:1 रेशियो में। मतलब 3 पार्ट्स NaOH 1 पार्ट CaO। CO है। हाँ सोडा लाइम के साथ आप ट्रीट करेंगे तो CO2 एक एलिमिनेट होगा और 1 कार्बन एटम लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, एक कम हाँ कार्बन का एल्केन मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस ठीक। में क्या होता है? जो एसिड होता है वो पहले NaOH से रिएक्ट करके अपना सोडियम सॉल्ट बनाता है, RCOONA। एसिड था हाँ RCOOH। हाँ ठीक है, पेरेंट एसिड क्या था? RCOOH। लेकिन जो सोडा लाइम में NaOH है उससे रिएक्ट करेगा तो एसिड अपना सोडियम सॉल्ट बनाएगा RCOONA। हाँ ये जो जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो देखिए कैसे रिएक्शन होगी। ये जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से आपको मिल गया RH, हाँ और ये जो बचा यहाँ ये पूरा ये मिल गया आपके पास Na2CO3। CO3। हाँ Na2CO3 सोडियम CO3। कार्बोनेट। तो आपको एक एल्केन मिल गया। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो एसिड है या उसका सोडियम सॉल्ट है उसमें कितने कार्बन है? एक एन N। जो मतलब जितने और भी जो होंगे। हाँ एल्केन मिल रहा है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? एक कम होगा। एक कम होगा। N-1। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। किसके साथ ट्रीट करना है? हाँ डिकार्बोक्सिलेशन या सोडा लाइम प्रोसेस भी कहते हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। अब इसका एक एग्जांपल ठीक। भी देखिए नीचे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम एसिटेट लिया या सोडियम इथेनोएट लिया, IUPAC में बोलेंगे तो सोडियम इथेनोएट, और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। ठीक। सोडा लाइम के साथ इसको ट्रीट किया यानी NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो हाँ इससे एक लेस कार्बन का, यानी इससे क्या मिला आपको?
CH4 CH4, ठीक मीथेन। है, हमें मीथेन मिल गया। हाँ ऐसे ही इसके नीचे हाँ अगर आप देखेंगे तो हमने बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया हुआ, सोडियम बेंजोएट। ठीक। इससे ये कार्बन हम हटा देंगे, ये कार्बन पूरा कम हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो हाँ बेंजीन मिल गया सीधे आपको। ठीक। ठीक है, हाँ ये सोडा लाइम प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी एसिड से वन लेस कार्बन के एल्केन बनाने के लिए। अब इसमें सोडा लाइम प्रोसेस में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे NaOH तो यहाँ पर यूज हो रहा है, वो हमें समझ में आ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड हाँ का तो कोई रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर क्यों आप यूज कर रहे हैं? तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं, calcium oxide permits the reaction to be carried out at relatively higher temperature to ensure complete decarboxylation। कैल्शियम ऑक्साइड जब आप यूज करते हैं यहाँ पे तो रिएक्शन का टेम्परेचर वो बढ़ाता है रिएक्शन मिक्सचर का, यानी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के जो रिएजेंट्स है वो अच्छी तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। पहला रोल तो उसका ये है। कैल्शियम ऑक्साइड का ठीक भी है। रोल आता है कभी कभी। दूसरा जो हाँ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कैल्शियम ऑक्साइड का, इट कीप्स NaOH ड्राई। NaOH जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर गेन करता है एटमॉस्फेयर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में वो मॉइस्चर फ्री रहता है या वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो कैल्शियम ऑक्साइड NaOH को ड्राई रखता है हमेशा। ठीक ठीक। है, हाँ तो ये पूरा सोडा लाइम प्रोसेस है। सोडा लाइम प्रोसेस में आप कोई एसिड लेंगे, उसको NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज सोडा लाइम, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो जो भी एसिड है, पैरेंट एसिड है, उससे वन लेस कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। ठीक। ये एसिड से एल्केन बनाने का पहला मेथड है। दूसरा हाँ सेकंड मेथड देखिए एसिड से एल्केन बनाने के लिए, सेकंड मेथड है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी, कोलबेज ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है आपको? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कोई एसिड लेंगे और उस एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बनाएंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी उस सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, उस एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इलेक्ट्रोड्स लगा के। ठीक है, ठीक। हाँ तब आपको एनोड पे एल्केन मिलेगा। ठीक। तो इस मेथड में क्या करना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में पढ़िए जरा। When an aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid is electrolyzed between two electrodes, alkane is obtained at anode along with carbon dioxide and hydrogen at cathode, while solution becomes basic due to formation of NaOH or KOH. हाँ, तो अब इसमें देखिए जो एल्केन मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एनोड पे मिलेगा, CO2 और हाइड्रोजन हाँ कैथोड पे मिलेंगे, और सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है थोड़ी देर बाद क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। पूरे प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो ऐसे होता है, जैसे आपने कोई सोडियम सॉल्ट लिया किसी एसिड का, आपके पास कोई एसिड है RCOOH, ठीक है, हाँ ठीक है, उस एसिड का आपने हाँ सोडियम सॉल्ट लिया या पोटेशियम सॉल्ट लिया, जो भी लेंगे, तो जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो पहले ये ब्रेक होगा किसमें, एनायन में और Na+ में, जो भी सोडियम सॉल्ट है। मान लीजिए यहाँ पर एसिडिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेंगे, CH3COONa लेंगे, तो वो CH3COO- एसिटेट आयन और Na+ में। ठीक है, ठीक है। हाँ अब ये जो नेगेटिव, ये जो एनायन है ये एनोड की तरफ जाएगा। एनोड कौन होता है? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, तो ये एनोड क्योंकि एनायन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाँ एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड की तरफ जब पहुंचेंगे तो क्या होगा इनका, ये जो RCOO- है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, यानी एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं सब्सटेंस। तो जब ये एनोड ठीक पे पहुंचेगा RCOO- तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, और हाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके बाद CO2 लूज करेगा। दो चीजें लूज करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन और फिर CO2 लूज फिर करेगा। CO2। ठीक। CO2 लूज करने के बाद यहाँ पर बचेगा R फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल। हाँ दो एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट होके RR बनाएंगे, एल्केन। ठीक। अब ध्यान देना है कि ये फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है प्रोसेस। जो भी हाँ आपके पास एनायन है वो पहले फ्री रेडिकल बना रहे हैं अपना,
और फ्री रेडिकल आपस में दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके एल्केन बना रहे हैं। ये एनोड पे हो रहा है। कैथोड पे कौन पहुंचा? Na+, ये वाला आयन। हाँ। और कैथोड पे उसने बनाया NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो कैथोड पे आपको मिलता है हाइड्रोजन और NaOH। एनोड पे क्या मिलता है आपको? CO2 और एल्केन। CO2। ये हाँ। दो चीजें आपको एनोड पे मिलती हैं, CO2 और एल्केन। कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रोडक्ट एल्केन है, ये दो चीजें आपको मिलेंगी एनोड पे। इस रिएक्शन में दो चीजें आपको एनोड पे मिलेंगी, और ठीक है ना। हाँ। देखिए यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझेंगे। तो इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्केन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये पूरा एनोड का प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है आपका हाइड्रोजन, वो खाली कैथोड पे है। तो क्या क्या कहाँ मिल रहा है ये भी देखिएगा। एल्केन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड अलोंग विद CO2। CO2 के साथ एल्केन आपको मिलेगा एनोड पे, और हाइड्रोजन आपको मिलेगा कैथोड पे। कैथोड पे। ठीक है, ठीक। जैसे कि हाँ। एग्जांपल देखिए, इसमें एक चीज और समझ अभी समझाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ पर सोडियम एसिटेट को ले रखा है। ठीक है, हमने एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले रखा है, सोडियम एसिटेट। अब क्या हो रहा है इसका हाँ। देखिएगा। सोडियम एसिटेट को जब हम लेंगे तो वो पहले डिसोसिएट होगा एसिटेट आयन में और सोडी। Na+ में। ठीक। ये एसिटेट आयन जाएंगे एनोड पे, जहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। मतलब ये एसिटेट आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एसिटेट फ्री रेडिकल बनाएंगे ये। ठीक। इसमें यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा और CO2 इवॉल्व हो जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल आपको मिलेगा। ठीक। ठीक। बाद में ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कनेक्ट होंगे तो आपको इथेन मिलेगा। हाँ। ठीक है, कैथोड पे आपके वही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है। अब इसमें एक बात और समझिएगा, कोलब्रुक प्रोसेस में जो भी आप सॉल्ट लेंगे एसिड का, जैसे आपने RCOONA लिया, ठीक है, हाँ। तो जो आप सोडियम सॉल्ट लेंगे एसिड का या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, जो प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा वो इस R का डबल यानी RR मिलेगा। तो इसको जरा ठीक। समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप सोडियम एसिटेट लेते हैं, सोडियम एसिटेट का मतलब हो गया CH3COONA, है ना। हाँ। तो जो इसमें R पार्ट, जो इसमें एल्काइल ग्रुप हो गया यानी CH3, इसका डबल CH3 इथेन। CH3 कर लीजिए यहाँ। तो प्रोडक्ट क्या हाँ। मिलेगा सोडियम एसिटेट के केस में? इथेन, इथेन। जैसे यहाँ हाँ। मिल रहा है। ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए आप यहाँ सोडियम प्रोपेनोएट लेंगे, सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोइक ठीक। एसिड कितने कार्बन का हुआ? 3 कार्बन। 3 कार्बन का। तो सोडियम प्रोपेनोएट का मतलब हो गया 3 कार्बन का मतलब हो गया CH3 हेक्सेन। CH2, हेक्सेन नहीं मिलेगा, CH3 CH2 COONA, ऐसे हुआ। अच्छा हाँ, तो तो मैं R ग्रुप तो ये है ना इसका, ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन। तो ये समझिएगा। ठीक है, ठीक। मतलब अगर हम जनरल ये कहें कि जैसे मान लो N कार्बन है एसिड में, तो आप हाँ। पहले उसमें से एक कार्बन कम करिए। एक कार्बन कौन सा? CO2 वाला। ठीक है। N-1 हुआ, इसका डबल करिए, ये एल्केन मिलेगा कोलबेस में। ठीक। कोलबेस में अगर N कार्बन का एसिड है तो 2 इंटू N-1 एल्केन मिलेगा। यानी अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड लें कोलबेस प्रोसेस में, हाँ। तो क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक, तो उससे N-1 करेंगे 3 कार्बन। ठीक है, और 3 का डबल हाँ। हेक्सेन। ठीक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम्म। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन्स के लिए। अब एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो एल्केन्स के लिए कोई जनरल मेथड नहीं है, ये केवल एल्केन के एक पर्टिकुलर मेंबर यानी केवल मीथेन के लिए है। ये जनरल मेथड नहीं है, ये एक स्पेसिफिक मेथड है ओनली फॉर मीथेन। ठीक है, ठीक। हाँ। मीथेन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस के थ्रू। बेरिलियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, बेरिलियम कार्बाइड Be2C, तो वो मीथेन फॉर्म करता है। ऐसे एल्यूमिनियम कार्बाइड को रिएक्ट करेंगे तो भी मीथेन मिलेगा। ठीक है, ये दो हाँ। कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, इनसे मीथेन मिलता है। ये स्पेसिफिक मेथड है जो केवल मीथेन के लिए यूज करेंगे, ये एल्केन का जनरल मेथड नहीं है। हाँ।
एल्यूमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, इनसे मिलेगा मीथेन। एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन चैप्टर में, एक और कार्बाइड आता है इसी से मिलता जुलता, और वो कार्बाइड है आपका CaC2, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक। इस कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी इस कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें इथाइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, तो हमें क्या मिलेगा? इथाइन। इथाइन मिलेगा। ये हम इथाइन में पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तीनों मिलते जुलते हैं। कार्बाइड्स को देखेंगे, ये बेरिलियम कार्बाइड, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड। ठीक। इसमें से बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन के लिए, मीथेन के लिए, कैल्शियम कार्बाइड इथाइन इथाइन के के लिए। लिए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड एक अलग केस है, उससे हमें इथाइन मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हम इथाइन में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर कभी ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो कैल्शियम कार्बाइड ना सेलेक्ट करिएगा उसमें मीथेन के लिए। ठीक है। ठीक है, तो ये एल्केन फैमिली हाँ। की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है। इतने ठीक मेथड्स है। हैं एल्केन को प्रिपेयर करने के। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ यहाँ पे। एल्केन को प्रिपेयर करने का पहला मेथड, सबसे पहला मेथड था हमारा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस में हाइड्रोजन ऐड करके इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ठीक है। दूसरा मेथड था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, जिसके अंदर बहुत सारे सब मेथड्स थे। हाँ। थर्ड मेथड है फ्रॉम एसिड्स, जिसके अंदर दो मेथड है, सोडा लाइम टेक्निक या कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इनमें अगर ठीक। ठीक। वैसे डिफरेंस देखें तो सोडा लाइम प्रोसेस में अगर n कार्बन का एसिड है तो एल्केन हमें n-1 का मिलेगा। N-1 मिलता है। कोलबेज हाँ। में अगर n कार्बन का एसिड है तो ट्वाइस ऑफ n-1 का एल्केन मिलेगा। ठीक है। ठीक है, हाँ और हाँ। क्लियर। और एक स्पेसिफिक मेथड है मीथेन के लिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम इसका कार्बाइड। हाइड्रोलिसिस कर। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। हाँ। अब हम लोग नेक्स्ट ठीक। क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सब। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है।